बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के 23वें सरबराहान हुकूमत इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया और एससीओ इजलास के एलामिया में कहा गया कि शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ। इजलास में बेलारूस के वजीर आजम और भारतीय वजीर खारिजा, ईरान के वजीर मादनियात और दीगर लोग इसमें शामिल हुए। एलामिया के मुताबिक एससीओ ममालिक ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर दिया और फोरम ने गैर इम्तियाजी और शिफाफ तिजारती निजाम के कयाम की जरूरत पर जोर दिया। फोरम ने यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालिफत की। यकतरफा पाबंदियां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। तंजीम ने रुकने ममालिक के दरमियान सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। कौंसिल ने यूएन जनरल असम्बली की अमन, हम आहंगी और तरक्की से मुतालिक करारदाद की हमायत की। इजलास के शुरका ने एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा भी किया। एससीओ इजलास के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सरबराहान ने इजलास के नताइज का जायजा लिया। रहनुमाओं ने मुआशी तरजीहात और तजारती ताउन के फरोग से मुतालिक इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत जारी की। रुकने ममालिक के दरमियान तिजारत और मुआशी रवाबत बढ़ाने पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान ने चीन के ब्लेड एंड इसमें रोड इनिशिएटिव की हिमायत की है और इसमें फोरम ने यूरोप और एशिया के माबैन बेहतर इक्तसादी शराकतदारी के पर भी जोर दिया है और इसमें ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकने ममालिक के इस्तेदादकार बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक सरबराहान ने कहा कि साइंसी और तकनीकी इजादात और डिजिटल मईशत को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। सरबराहान ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में ताउन की अहमियत और इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक्कद करने पर भी जोर दिया। इजलास के एलामिया के मुताबिक सरबराहान ने कौमी सनती पॉलिसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तजर्बात के तबादले की तजवीज और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और इसमें जो है उसमें भी सोल्यूशन निकालने पर इक़दामात अमल दरामद और तजर्बाकात की तजवीज का जायजा लिया। सरबराहान ने एससीओ के सरबराहान हुकूमत के कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश किया गया। और नाज़रीन, इसमें आइंदा के लिए शंघाई ताउन तंजीम सरबराही हुकूमत का जो सदर है वो रूस के स्पुर्द सदारती ये मौका दे दिया गया और 2025 तक रूस जो है वो मेजबानी करेगा एससीओ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनको खराज तहसीन पेश किया और मुबारकबाद भी पेश की। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट पैनल में रजा सैयद साहब मौजूद है। रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और मुनीब हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रजा सैयद साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं ये तमाम तर जो चीजें सामने आई, आगाज हो चुका बाकायदा तौर पर और इसका जो मुश्तरका एलामिया है वो भी जारी कर दिया गया? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान में 23वीं एससीओ समिट जो है वो अपने अख्ताम को पहुंच रही है और ये 2 रोजा एक्टिविटी थी जिसके अंदर शंघाई ताउन काउंसिल के जो मेंबर अरकान जी उनके सरबराहान हुकूमत की शिरकत हुई। 8 मुल्कों के वज़ीर आज़म इसमें शरीक थे। उसके अलावा दीगर जो उनके साथ वफूद थे मिनिस्ट्रियल लेवल के, वो भी इसका हिस्सा रहे। एक रौनक, एक बहुत बड़ा इवेंट जिसे अगर हम तारीख के तनाजुर में देखें तो पिछले 30 साल के दौरान पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट इस नौयत का नहीं हुआ है, तो ये एक खुशाइन बात है। अच्छा, अब जहां तक इसके पाकिस्तान के लिए क्या इसके फवायद होंगे और खित्ते के लिए क्या फवायद होंगे, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम रोशनी डाल लेते हैं। आपने एलामिया की जो कलीदी नुकात हैं उनके ऊपर रोशनी डाली और बताया कि किस किस्म के ताउन की बात हो रही है। इस वक्त जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उसमें ये खित्ता जिसके ऊपर शंघाई ताउन काउंसिल के अरकान की जो गराफिया पाई जाती है, ये रूस से लेके चीन तक और चीन से लेके फिर नीचे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक का खित्ता है। इन इसको आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन एशिया की जो डोमिनेंट जो पूरी लोकेशंस हैं वो सारी इसमें कवर होती हैं। थोड़ा बहुत यूरोप का हिस्सा इसके अंदर लगता है, जबकि जो फार ईस्ट एशिया है जिसमें जापान और कोरिया जैसे ममालिक शामिल हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया ऐसे ममालिक शामिल हैं, वो अभी फिलहाल
इस तंजीम के एम्बेड से बाहर हैं। तो लेकिन अगर आबादी के एतबार से देखा जाए तो जो SCO ममालिक हैं, इनकी आबादी पूरी दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन निस्फ है। इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये यूनाइटेड नेशंस के बाद इसको दुनिया का सबसे बड़ा, आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी कहा जा रहा है, जो आधी दुनिया की आबादी के मुल्कों पर मुश्तमिल है। अच्छा, बज़ाहिर ये इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं और ना ही इन्होंने कोई वो कि इसके अंदर रूस और चीन दोनों दलीदी मुल्क शामिल हैं। ईरान की भी एक अहमियत है, यानी मुख्तलिफ तनाज़ात के हवाले से रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रूस जो है वो यूक्रेन के साथ बरसर पैकार है, बराह रास्त नीटो और अमेरिका पुष्पनाही कर रहे हैं ऐसे में यूक्रेन की, जबकि ईरान जो है वो इसराइल के खिलाफ बरसर पैकार है, जिसकी एक दफा फिर पुष्पनाही जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से हो रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो SCO ममालिक में भारत को छोड़ के बाकी जितने भी मुल्क हैं वो सारे के सारे वेस्ट के साथ उनके इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। किसी के खराब हैं और किसी के सर्द हैं। अगर खराब नहीं है तो कोल्ड हैं। मैं पाकिस्तान का नाम लूंगा उन मुल्कों में कि जिनके ताल्लुकात वेस्ट के साथ इस वक्त अपनी बेहतरीन जो रही है माजी की उसके मुकाबले में कोल्ड है पाकिस्तान के ताल्लुकात वेस्ट के साथ। तो ये एक ऐसी सूरत हाल होती है कि दुनिया के नक्शे पर जब आपको ऐसी ताकतों की तरफ से निस्बतन कम वार्म रिस्पांस मिल रहा हो कि जहां से रिवायती तौर पर आपके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो आप फ्री होते हैं कि आप अपनी मर्जी और अपनी मंशा और अपनी मुल्की मफाद के पेश नजर उन मुल्कों की तरफ भी देखें और उन खित्तों की तरफ भी रुजू करें कि जहां से आपके माशी और सियासी मफादात जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना मुमकिन होता है। तो ये इस हिसाब से SCO का ये समिट गो के ये एक तरतीब है। इसमें यानी हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की वजह से ये समिट हुआ है या पाकिस्तान ने ये समिट करवाया, नहीं, ये एक तंजीम का एक शेड्यूल बना हुआ है। उसके हिसाब से पहले से तय होता है कि कौन से साल में कौन से मुल्क में इवेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान पिछले 10-12 साल से, बल्कि 15 साल कह लीजिए, पिछले 15 साल से जितना ज्यादा डिस्टेबलाइज रहा है दहशतगर्दी की वजह से, सियासी बेयकीनी की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से, उसमें पाकिस्तान में ये सूरत हाल थी कि इवन क्रिकेट की टीमें नहीं आ रही थी यहाँ पे और ये इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से फारिग हो गई थी। तो हम इतनी ज्यादा जिसको कहते हैं ना एक ग्लोबल आइसोलेशन में थे और अपने हालात की वजह से थे, अपने अंदरूनी हालात की कमजोरी की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है लेकिन अल्फाज में मैं इत्मीनान का इजहार करूं कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है इस पूरे दुनिया के नक्शे पे कि पाकिस्तान के हालात अब इतने मुस्तहकम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं कि यहाँ पर SCO समिट हो गया, जो कि इतना बड़ा फोरम है। अगर खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी थ्रेट होती या कोई डिस्टेबलाइज सिचुएशन होती तो ये समिट यहाँ से पोस्टपोन हो जाता और ये हमारे लिए खुदा न खास्ता कोई एम्बैरेसमेंट वाली सूरत कर रहे थे। अच्छा, इस दौरान मुझे यानी आई मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ को मैं अप्रिशिएट भी करूंगा कि उन्होंने इस मौके पर एक तरह से जिसे कहना चाहिए ना यकजहती का मुजाहरा किया है कि अगर आप पाकिस्तान की इज्जत का मामला है तो वहां पर आपने अपने जो अंदरूनी सियासी इख्तलाफात हैं उनको कुछ देर के लिए बैक बर्नर पर रख दिया है और आपने कुछ देर के लिए एहतजाज और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की जो महाजराई की जो सियासत चल रही थी पिछले 2 साल से उसको बेशक नजरअंदाज करके आगे बढ़े। लेकिन कम से कम बेशक एक हफ्ते के लिए, लेकिन उसको आपने बैक बर्नर पे डाला। इसलिए मैं मुल्क की तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द कोalition पार्टनर्स एंड स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कि तहरीक इंसाफ ने भी हालांकि उन्होंने कॉल दी थी और फिर लेकिन उस कॉल को उन्होंने सेंस प्रीवेल हुआ और उन्होंने उस कॉल को ऑफ किया जो 15 तारीख को डी चौक में थी। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि पाकिस्तान में SCO समिट जो है वो खुश असलूबी से अपनी कंप्लीशन की तरफ चला गया और कम से कम हमें मुल्की महाज पर, मुल्की सतह पर हमें खुदा न खास्ता जो खदशात थे उनके बरखिलाफ किसी एम्बेरसमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट एवरीवन एंड अप्रिशिएट एवरीवन एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज
इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, उनको भी आपको दाद देनी पड़ेगी, इसलिए कि 24 घंटे दिन रात जो है ना वो लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हाई अलर्ट के ऊपर हैं और बेहतरीन अंदाज से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। बेशक आवाम को कम्यूट करने में इस्लामाबाद और पिंडी में दुश्वारियों का सामना है, लेकिन इतने बड़े इवेंट पे अगर आवाम थोड़ी बहुत ये सेक्रीफाइस को करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये खुशी से हो जाता है ये काम। इसमें हाँ ये वर्थ है, ये बिल्कुल वर्थ है। जी मुनीब अहमद साहब, किस तरह से देखते हैं ये तमाम तर मामला? रजा सैयद साहब की हुई गुफ्तगू, नुक्ता नजर आपने मुलाहिजा फरमाया, आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम तर चीजों को और इस तमाम सिचुएशन को? बहुत बहुत शुक्रिया और मैं रजा सईद साहब की तमाम गुफ्तगू सेकंड करता हूँ और उसके साथ एग्री करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे सालों के बाद नेशनल इवेंट हुआ है जहाँ पे लीडर्स आए हैं, वो की आधी आबादी जाफिर भाई जरा चेक करिएगा, मुनीब साहब की आवाज में प्रॉपरली क्लियर सुन नहीं पा रहा। मुनीब भाई अगर आप माइक हैंड फ्री उतार दें और इसके अलावा यूज करके देखें, आपकी आवाज क्लियरली नहीं सुन पा रहा। अब आपको आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है जी, कंटिन्यू करिएगा। अच्छा, तो मैं स्टार्ट यहीं से किया था कि मैं रजा सईद साहब की जो स्टेटमेंट थी उनको सेकंड करूंगा, उससे एग्री करूंगा और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे सालों के बाद हमने एक सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल इवेंट होते हुए देखा है। और इस इवेंट की जो डेप्थ थी, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत बड़ी थी। आपके पास जितने भी लीडर्स आए थे, दे अकम्प्लिश्ड ऑलमोस्ट द हाफ पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। दुनिया की आधी आबादी के लीडर्स की रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जमा थे। और जबकि हमें पता है कि इस इवेंट को थ्रेट्स भी बहुत ज्यादा थे इस्लामाबाद के, ऑफ कोर्स वो सुनता है, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उन्हें घरों तक महदूद कर दिया गया, लेकिन उसकी ग्रेविटी को समझना भी बहुत जरूरी है कि इस इवेंट को सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद थे। और मैं सल्यूट करना चाहूंगा कि तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की फोर्सेस को, एजेंसीज को, जिन्होंने सक्सेसफुली वर्क हार्ड किया है 24/7 और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है। और ऑफ कोर्स इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। नाउ इट्स ओपन द डोर टू इंटरनेशनल अरीना। लोगों के माइंड में एक ये डायलेमा होता था, एक ये खौफ होता था कि पाकिस्तान जाना है यार, बड़ा डर लगता है, वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत खराब है, एंड स्पेशली व्हेन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑनरेबल नेशंस आर विजिटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जो है वो क्रॉस किया है। हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो वापस जीता है और उनको पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी और जो सच्चा, जो एक ट्रू इमेज है पाकिस्तान का, वो दिखाने में हम कामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूँ इस इवेंट के बाद इंशाल्लाह बहुत सारे एवेन्यूज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जो है वो खुल जाएंगे। अच्छा, इसमें मुनीब साहब आप ही से ये जानना चाहूंगा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। और साथ में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के ख्वाह हैं, अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना, इसको रोकना पड़ेगा। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल इसको रोकना पड़ेगा। अफगानिस्तान, आई रिमेम्बर मैं खुद कवर कर रहा था दोहा में जब पीस डील हो रही थी बिटवीन यूएस एंड तालिबान, और उस वक्त जो है हमारी साइड में भी बहुत सारी खुशियां सेलिब्रेट की जा रही थी, उसकी साइड पे भी खुशियां सेलिब्रेट की जा रही थी। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे दुश्मन अफगानिस्तान को एज अ प्लेस यूज कर रहे थे टू गेट हमारे खिलाफ, जिसमें आप समझ सकते हैं लॉट ऑफ एक्सटेंट, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें अमेरिका की भी एक वहां पे फुटिंग रही है, और भी दीगर ममालिक थे जो वहां से ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। मैं हमेशा ही कहता हूं कि दे वेंट इन फिजिकल फॉर्म
लेकिन देयर सोल इज स्टिल इन अफगानिस्तान। मतलब कि वो एक फिजिकल फॉर्म में बेशक अफगानिस्तान से चले गए हैं, लेकिन उनकी प्रॉक्सीज और उनके नेटवर्क्स जो हैं अफगानिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद हैं। और ये उनका बरसों जो है सालों पुराना जो एजेंडा है टू समहाउ डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो है वो टुकड़े करना चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, यूपी को अलग करना चाहते हैं। उनके एजेंडे के ऊपर ये लोग वो काम कर रहे हैं। और अब जो हम लोग देखते हैं जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है, 5G है, डेटा की वॉर, इन्फॉर्मेशन की जंग है, और अब वो उसको एज अ वेपन यूज करके लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो 100% मैं जो है सेकंड करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है और जो तालिबान गवर्नमेंट जो है वो उनको जो सपोर्ट कर रही है, इसको रोकना होगा। ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। रजा साहब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अफगानिस्तान के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है, मगर इसकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क के लिए। देखिए, बहुत रेलेवेंट पॉइंट है ये। और पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान एंड इस रीजन के बिल्कुल सेंटर में है कि जो शंघाई ताउन काउंसिल की जो बराफी है, यानी हम ये किसी ऐसे मुल्क की बात नहीं हो रही है जो दुनिया के किसी और खत्ते में। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि रूस का और चीन का और ईरान का और पाकिस्तान का बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ, और सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं उनका बराह रास्त ताजिकिस्तान वगैरह का उनके साथ बॉर्डर लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे वो ममालिक हैं जिनको रोजाना की बुनियाद पे अफगानिस्तान के साथ डील करना होता है। और जिसके साथ आपका बॉर्डर लगा है उसके साथ आपकी ट्रेडिंग भी हो रही है, उसके साथ आपकी पॉसिबली बायलैटरल ट्रेड्स भी होते हैं। उसके अलावा दीगर जो यदि चैलेंजेस अगर हैं तो खुदा न खास्ता अगर कहीं पर कोई जंगी सूरत हाल है या अनस्टेबल अगर कोई बॉर्डर्स हैं आपके, तो वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल होता है। और कोई भी ये पसंद नहीं करता, दुनिया का कोई मुल्क ये पसंद नहीं करता कि उसके पड़ोस में डीस्टेबलाइज रियासत हो, क्योंकि जो डीस्टेबलाइज रियासत होती है उसका स्पिल ओवर हमेशा आपके ऊपर आता है। वहाँ डिस्प्लेस आप देखें, पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन जो है, ये रजिस्टर्ड नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, अनरजिस्टर्ड नंबर तो इससे कहीं ज्यादा है। तो 40 लाख से ज्यादा जो है वो अफगान रेफ्यूजीज को आपने साला साल जो है वो पाकिस्तान में अकोमोडेट किया, मजबूर हुए आप, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी, वो उसकी पाकिस्तान के अलावा शायद कहीं कन्वीनियंटली जा नहीं सकते थे, तो उनको आपने अकोमोडेट किया, जिसकी वजह से आपके पूरे माशरे में एक पूरा इम्पैक्ट आया। आपके यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जो ना जिनको नहीं होना चाहिए था। अब पाकिस्तान अगर ये तवक्को रखता है कि अफगानिस्तान किसी आलमी अरेंजमेंट के तहत, जिसकी तरफ हमारे मौजूद दोस्त ने इशारा किया, कतर में होने वाली जो नेगोशिएशंस थी जिसके नतीजे में अफगानिस्तान की डायनामिक्स चेंज हुई है, उस डायनामिक्स की तब्दीली में जहाँ अफगानिस्तान का अवाम का के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ खित्ते के अवाम बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए कि जो खुशहाल हो, हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए कि जो पुरअमन हो, हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए कि जो तरक्की कर रहा हो। क्योंकि ऐसे मुल्क जो पुरअमन हो, खुशहाल हो और तरक्की पे फोकस हो, उनके पास फिर इस बात की गुंजाइश ही नहीं होती कि वो किसी पड़ोसी मुल्क के मामलात में नेगेटिव किस्म का कोई रोल प्ले करें, या इन अदर वर्ड्स उनकी सरजमीन जो है वो किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ अल्टीरियर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। तो अफगानिस्तान में हमें वो स्टेबिलिटी चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए अफगानिस्तान को कि जिसके बाद अफगानिस्तान से निकल के कोई आदमी ईरान में या पाकिस्तान में या ताजिकिस्तान में या चाइना में घुस के कोई गलत काम ना करे। तो इस हिसाब से शहबाज शरीफ साहब ने अफगानिस्तान की जानिब पे इशारा किया है। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये कोई एग्रेसिव बात भी नहीं है, ये बड़ी प्लॉजिबल एक लॉजिकल बात है कि जी अफगानिस्तान को स्टेबल करने के लिए सब अपना अपना हिस्सा डालें, अपनी अपनी तरफ से उसमें एफर्ट करें, ताकि ये लोग स्टेबलाइज होके अपने मामलात को इस तरह से संभालने में कामयाब हो जाएं कि फिर इनकी सरजमीन को कोई नेगेटिव पर्पस के लिए, कोई जिसे कहते हैं ना प्रॉक्सी वॉर्स के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। दुरुस्त इशारा किया इस जानिब हमारे दोस्त ने कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पिछले कई साल से डीस्टेबलाइज करने में पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान को इस्तेमाल होती रही है। ईरान का जो बॉर्डर लग रहा है वो, प्लस हमारा जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है और जो हमारा केपी का बॉर्डर है और जो हमारे फॉर्मर फाटा के बॉर्डर्स हैं, यहाँ से अफगानिस्तान में लोगों का आना जाना क्योंकि रिवायती तौर पे आसान रहा है, तो उसकी आड़ में दहशत पसंद अनासर और लॉ इन्फोर्समेंट जिसे कहते हैं कानून दुश्मन अनासर की जो
नकलो हरकत हुई है उसने हमें यकीनन बहुत टफ टाइम दिया है और अभी भी पड़ रहा है। हमारे अभी भी शहादतें हो रही हैं, हमारा कोई दिन नहीं जाता कि हमारे नौजवान जो हैं वो वहां पर कुर्बानी दे रहे हैं अपनी जान की, मतलब और ज्यादातर के पीछे जो फुटप्रिंट नजर आता है वो अफगानिस्तान की सरजमीन का उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल एक बरवक्त निशानदेही है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम जो खत्ते के ममालिक हैं, शंघाई तावन काउंसिल तंजीम के ममालिक हैं, मेरा ख्याल है वो सबका मौक़िफ़ भी एक ही है। यानी अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान इंडिया नहीं, पाकिस्तान मैं नाम ले रहा हूँ सीधे उनको कि पाकिस्तान, चीन और रशिया, ये तीन जो बड़े ममालिक हैं ना, इनकी पॉलिसी एक जैसी है। ईरान की पॉलिसी भी इस हद तक अलाइन है कि जाहिर है ईरान भी डिस्टेबलाइजेशन का शिकार होता है, तो वो भी नहीं चाहते। लेकिन इंडिया इस सारी जो पूरी जो ये जो SCO का जो गुलदस्ता है, इसमें इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो क्वाड में भी शामिल है। मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि क्वाड जो है ये 4 मुल्कों का एक अरेंजमेंट है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल हैं। और ये इसी खित्ते में यानी जो पैसिफिक का जो रीजन है हमारा बहरुल काहिल, इस रीजन के अंदर इन्होंने इनका जो एजेंडा, ऐलानी एजेंडा ये है कि पैसिफिक रीजन को फ्री रखना चाहते हैं किसी भी किस्म की थ्रेट से। नाम लिए बगैर चाइना की तरफ इशारा होता है, इन अदर वर्ड्स ये चाइना के खिलाफ एक डायलॉग है जो चल रहा है। तो इसमें इंडिया वो वाहिद मुल्क है इस SCO की उसमें तंजीम में कि जो दोनों तरफ है, यानी जिसे कहते हैं ना विकेट के दोनों तरफ उनके पारी लेते हैं, एक टांग उधर है, खेलते हैं, हाँ उधर भी खेलते हैं उधर भी खेलते हैं। तो अब इंडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि छुपता कुछ नहीं है भाई। अब दौर जो है ना बड़ा ओपन हो गया है, इंटेलिजेंस वाली हरकतें जो होती है ना वो भी कभी ना कभी आई जाती है मंजर आम पे, इंफॉर्मेशन ही जाइए। तो कोई भी मुल्क जो है वो ज्यादा अरसे तक ढके छुपे अंदाज में कोई शरंगेजी वाले काम करना अफोर्ड कर नहीं सकता, कोई भी मुल्क को। मैं खाली इंडिया पे इल्जाम नहीं लग रहा, खाली इंडिया को नहीं उठा रहा। दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो ज्यादा तवील अरसे तक जो है ना वो खुफिया तौर पर दूसरे मुल्कों के मामलात में मनफी मुदाखलतें कर नहीं सकता। मतलब कम से कम एक्सपोज हो जाता है, अगर नहीं रुकता नहीं भी है तो एक्सपोज हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये बात समझ लेनी चाहिए और अच्छा मैसेज लेके जाना चाहिए उनको यहाँ से। जाते जाते जो उनके जो वजीर खारजा हैं वो बड़ा शुक्रिया अदा करके गए। जी, मैं वही जो है वो उस पर भी आपका नुक्ता नजर जानना चाह रहा था कि जयशंकर हैं, उन्होंने कहा कि मौतरफ हैं पाकिस्तान की मेजबानी पर, कामयाब मेजबानी हुई। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये SCO जो इजलास है इस पे पाकिस्तान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इसमें सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत भी उन्होंने फराहम की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं, हम दुनिया के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रेशर वो भी फील कर रहे हैं ना। फिर सबसे बड़ा जो कंसेशन हमने उन्हें दिया है वो ये दिया है कि हमने इस पूरे इवेंट के दौरान कश्मीर के इशू पर कोई बात नहीं की है। यानी ये आप समझ लें, ये आपने इंडिया को कंसेशन दिया है और ये एक डिप्लोमेटिक कंसेशन है। तो उस डिप्लोमेटिक कंसेशन को रेसिप्रोकेट करना उनका बनता था। जो यानी जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हुए पॉजिटिव अल्फाज हैं, ये उस डिप्लोमेटिक कंसेशन की रेसिप्रोकेशन है कि जो पाकिस्तान की जानिब से उनको दी गई। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए थी। रजा साहब, वैसे कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पॉइंट रेज करना चाहिए था इसमें या फिर नहीं करना चाहिए था? देखें अगर इसको आप बिल्कुल एक पब्लिक ओपिनियन की नजर से देखें तो पब्लिक क्योंकि जो है ना वो डिप्लोमेसी और खासतौर पर जो खारजा पॉलिसी होती है उसके मामले में पब्लिक की इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन नहीं होती इतनी लोगों को। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप उसके इमोशनल साइड से देखें तो यकीनन हमें अच्छा लगता कि अगर हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ होने वाले मजालिम के ऊपर कोई एलानिये में कोई ऐसा नुक्ता शामिल हो जाता कि जिससे भारत के ऊपर कुछ प्रेशर आता कि भाई आप थोड़ा सा ख्याल करें और आप इनकरोच ना करें या आप इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों को बंद करें। लेकिन बहरहाल एक डिप्लोमेटिक कंसेशन है जो पाकिस्तान ने दिया है और मेरा ख्याल है कि बड़ा दिल किया है और मैं इसको मैं डिफेंड कर जाऊंगा, डिप्लोमेटिक कंसेशन कह के मैं डिफेंड कर जाऊंगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी के जज्बात की हैसियत से मुझसे सवाल पूछेंगे तो यकीनन मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि अगर भारत को मुखातिब करके
कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के ऊपर भी कोई नुक्ता एलानिया का हिस्सा शामिल किया जाता। हामिद साहब इसमें दीगर उन्होंने कहा कि जो कोरोना है उसमें दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक को तबाह किया, मौसमियाती तब्दीलियों का उन्होंने जिक्र किया, मुआशी तौर पर असरअंदाज किया, कर्जों की वजह से उन्होंने कहा कि SDGs जो है उसमें गोल्स हासिल करने में नाकामी का सामना करना पड़ा, कर्जों का बोझ है। भारतीय वजीर खारजा उन्होंने मजीद कहा कि बाहमी एतमाद को तकवीयत दें, दोस्ती को फरोग दें और अच्छे हमसायों की तरह इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने साथ में हवाला भी दिया कि चार्टर आर्टिकल 1 में ये बातों का जिक्र भी किया गया। जयशंकर साहब इज एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट और उनको जो है अल्फाजों के साथ खेलना बहुत खूबसूरती से आता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन हुआ था जस्ट सम वीक्स बैक और वहां पे उन्होंने अपने सेशन में, अपने खिताब में कहा कि जिसको हम लोग इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर कहते हैं, दैट्स हिस्ट्री नाउ, दैट्स हिस्ट्री फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, कि मतलब वो अब हिस्ट्री है, उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है। और उन्होंने निशानदेही की कि अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम लोग आजाद जम्मू और कश्मीर कहते हैं, उन्होंने निशानदेही की कि अब हमारा अगला जो टारगेट है वो आजाद कश्मीर है, तो उसको हम पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन से जो है आजाद करवा के वो भी हम जो है इंडिया के साथ जम करना चाहते हैं। रजा साहब ने कहा कि हमने एक उनको डिप्लोमेटिक कंसेशन दिया, वेरी वेल, लेकिन मैं समझता हूं जहां पे पाकिस्तान ये चाहता है कि अपने पड़ोसी के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत हों, हम अच्छे पड़ोसी बन के रहें, हम उनके साथ ट्रेड करें, एक्सचेंज ऑफ कल्चर हो, एक्सचेंज ऑफ टूरिज्म हो और एक्सचेंज ऑफ अदर एक्टिविटीज हो जो कि दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जहां पे जो भारत का एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है वो पब्लिक हो चुका है, मतलब वो उसको पब्लिकली एंडोर्स करते हैं, ना सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके बाकी जो कोलिजन फोर्सेस हैं वो भी इसको एंडोर्स करती हैं। तो मैं समझता हूं कि बीइंग अ पावरफुल स्टेट, अ गेम चेंजर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट। पाकिस्तान बहुत बहुत एक जरूरी मुल्क है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दिस इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पाकिस्तान को जो है कश्मीर का मामला यहाँ पे जरूर उठाना चाहिए था, और जिस निशान बड़ी खूबसूरत अल्फाज से भी आप जो है वो उठा सकते थे। और मैं समझता हूं कि इस जो उनकी आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर जयशंकर साहब जो है बड़े खूबसूरती से जो उन्होंने कहा कि जो हम क्रॉस बॉर्डर सुकून चाहते हैं, हम टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं चाहते हैं, तो वो वज़ीर आज़म साहब भी ये जो है वो पॉइंट सामने रख सकते थे कि दोस्ताना तरीके से हम उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसी भी पॉजिटिव मैसेज के थ्रू। एग्जैक्टली देखिए अल्फाज का हेर फेर है ना। जब इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आपको आके कह रहा है कि जी बेहतर ताल्लुकात करने के लिए, बर्फ पिघालने के लिए हमें जरूरी है कि जो हमारे पड़ोस में है मुल्क हैं वो टेररिज्म के ऊपर जो है ना उसके ऊपर उस पे फोकस करें, उसको ठीक करें। तो वो अफगानिस्तान को नहीं कह रहे थे इंडिया सपोर्ट्स अफगानिस्तान, वो आपको कह रहे थे, ठीक है। और जब एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल का बंदा लीडर्स के साथ बैठ के आपको डिक्टेट कर रहा है, वो आपके ऊपर फिंगर पॉइंट कर रहा है कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप जो है पूरे रीजन का जो है सुकून आपने बर्बाद किया हुआ है, तो यहाँ पे I believe this was a weak stance of the Pakistani government। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर देखें आपने, जैसे हमारी पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी हमारी फॉरेन, कि हम कहते हैं कि जिस मुल्क के साथ भी हम बैठेंगे तो हम बराबरी की सतह के ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना कोई हमसे बड़ा है ना हम किसी से छोटे हैं। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट्स दे के जब एक फॉरेन मिनिस्टर जस्ट अ फ्यू वीक्स बैक कह रहा है कि जो आपका कश्मीर है वो भी हम लेने वाले, अब हमारा अगला टारगेट वो है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कश्मीर का पॉइंट जरूर रेस करना चाहिए था। और चलें आप उनके एक्सटर्नल मैटर्स पे बात ना कर दे, लेकिन एक खूबसूरत अंदाज में आप उन्हें ये जरूर कह सकते थे कि जो हमारे पड़ोस में ममालिक हैं वो जो बैरून मुल्क इंटरनेशनली टेररिज्म जो पकड़ी गई है सबूतों के साथ कनाडा के अंदर, चलिए आप नाम ना लेते कनाडा का, लेकिन आप उन पर प्रेशर तो डालें। इस वक्त जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री है या इंडियन जो पॉलिटिक्स है, जो इंडियन पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान,
वो ये समझते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने पाकिस्तान को दबा लिया है और अब हम पाकिस्तान को अपनी डिमांड्स के हिसाब से जो है हम उनसे फैसले करवा सकते हैं। तो आपको इसको चैलेंज करना चाहिए और मैं समझता हूं कि ये एक डिप्लोमेटिक कंसेशन हमें नहीं देना चाहिए था। हमारे पास एक इंटरनेशनल इवेंट है और हम उनकी तरह प्रोपेगेंडिस्ट भी नहीं है। हम लोग किसी झूठ की बुनियाद के ऊपर बनी हुई चीजों को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। कश्मीर की बात करें, दैट्स एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, हमारे घर का डिस्प्यूट नहीं है, यह पिंडी का इस्लामाबाद का डिस्प्यूट नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो वहां पे मैं समझता हूं कि जयशंकर साहब को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए था, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि एससीओ से, क्योंकि इंडियन टेररिज्म इज कॉट रेड हैंडेड इन कनाडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान, इन ईरान, नेम द कंट्रीज। तो यहां पे आपको एक बैक स्टेप लेने की बजाय मैं समझता हूं फ्रंट फुट पे आगे जो है छक्का मारना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्रोग्राम के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक एससीओ के इस हवाले से हमारे एनालिस्ट पैनल का अपना नुक्ता नज़र जाना और उसमें जो खुशाइंद बातें हुई, जो इसको कामयाब और सक्सेसफुली तरीके से ये सरअंजाम दिया जा रहा है, इस हवाले से भी तमाम ममालिक ने, आने वाले ममालिक ने पाकिस्तान का अच्छा मस्बत चेहरा जो है उसको उजागर किया है और डेफिनेटली ये उजागर होता रहेगा। और दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दीगर इशूज को पॉइंट आउट तो किया गया, लेकिन एक लूप होल जो है वो नजर आया जिसमें भारत के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के हवाले से पॉइंट जो है वो इसमें एड अप नहीं किया गया। उस पर भी जो है वो नुक्ता नजर जाना। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। सेनेट का इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का सेशन 4 बजे शुरू होगा। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 2:30 बजे होगा। तमाम मुस्लिम लीगी सेनेटर्स को इस्लामाबाद में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो है वो इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों जानिब से मुसव्वदे पे इत्तफाक किया गया। जो चीज़ें दोनों मुसव्वदों में एक दूसरे को मुतासिर करने हुई नजर आ रही थी, उन पे डायलॉग के जरिए उसको सॉर्ट आउट किया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें एडप्ट करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ में लेकर चले। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकात होगी और नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी और उन्होंने इस बात को जो है वो उम्मीद जाहिर की कि हमारा मुसव्वदा जो है वो इसमें बिल्कुल कंसीडर किया जाएगा। उन्होंने माजी के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि माजी में भी पाकिस्तान इसमें JUIFA ने पाकिस्तान की किसी भी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया जो कवानीन के खिलाफ हो, जो किसी भी चीज के जो है वो अगेंस्ट जाती हुई नजर आई हो। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, 2006 से हम मुंतजिर हैं इस चीज के। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें इत्तफाक जाहिर करती है, इत्तफाक राय होती है, तो हम इसको जो है वो फौरन, कोई अर्जेंटली हम इसको नहीं कर सकते और ये फर्द वाहिद के लिए नहीं है। इस पे जो है वो गुफ्तगू करते हैं। रजा सैयद साहब, किस तरह से देखते हैं ये मुसव्वदे वाला मामला और इजलास बुलाने वाला मामला? जी देखिए, जो मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम जिसका जिक्र हो रहा है और जिसके ऊपर वर्किंग हो रही है, ये मेरा ख्याल है अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहा है मामला। पिछले महीने हमने देखा कि इंतहाई उजलत में और इंतहाई यानी हैफाजत तरीके से एक आईनी तरमीम की बाज़गश्त शुरू हुई और उस तरमीम को अप्रूव कराने के लिए कुछ इस कस्म की कोऑर्डिनेशन हुई कि जी अरकान सेनेट और अरकान असेंबली को तलब कर लिया गया, लेकिन किसी के पास उस तरमीम का ड्राफ्ट तक नहीं था। पता ही चला कि वो सब कुछ जो कुछ भी था वो एक आधी कच्ची और आधी पक्की देग वाली सूरत हाल थी और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जब तक आप डेमोक्रेसी के जरिए से उसको एक्सपेडाइट ना करें वो डेमोक्रेटिक कहला ही नहीं सकता। बिलावल भुट्टो साहब ने अब इसकी जिसे कहते हैं कि बीड़ा उठाया और उन्होंने इसकी ओनरशिप ली सारे प्रोसेस की
और मेरा ख्याल है कि पिछले 1 माह के दौरान में काफी उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है, बातचीत भी और मुलाकातें भी की हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो खुद एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रखते हैं, उन्होंने उस मौके पर बहुत बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया था जब बेतरतीब तरीके से ये काम करने की एक कोशिश की गई, तो उस कोशिश को कामयाब बनने से रोकने में मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा किरदार अदा किया। मेरा ख्याल है वो एक जबकि किरदार था। अब हम समझते हैं, मैं जाती तौर पे समझता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, कि जैसे कि बिलावल साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में आज से 18 साल पहले जो है वो ख्वाब देखा जा चुका था ऐसे रिफॉर्म्स करने का अदलिया में कि जिसके नतीजे में वो खद्दोखाल बन जाए अदलिया के, जिनके लिए अब 26वीं तरमीम हो रही है। तो अगर बात 18 साल पहले शुरू हुई थी और अगर वो उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं कामयाबी के साथ ले जाके, तो फिर इस बात में एक सियासी वजन पैदा होता है। और बहरहाल इसको साबित करना होगा, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में बात होगी इसके ऊपर, आप और हम जैसे लोग बैठ के इस पे तज्जिया करेंगे और तभी जाके बात आवाम तक कन्वे हो सकेगी कि 26वीं आईनी तरमीम में जो मुजव्वज़ात हैं वो किस हद तक पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम के लिए जरूरी है। क्योंकि कोई भी ऐसी तरमीम अवाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों को अगर उससे कोई फायदा होता है तो फिर उसमें उनका इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर तरमीम जो है वो चंद अफराद या किसी मखसूस ग्रोह या एक खास मखसूस तबका, जिसको हम आमतौर से तबका शराफिया कहते हैं, अगर तबका शराफिया के अपने प्रायोरिटीज या रजा साहब सम अप करिएगा, वक्त कम है, मुनीब साहब का भी नुक्ता नजर लेना चाहूंगा। ठीक है, तो अगर ये तबका शराफिया को हेल्प आउट करने के लिए सब कुछ हो रहा है तो आवाम रिजेक्ट करेंगे इसको, लेकिन अगर आवाम को आप ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि इससे मुल्क का फायदा होगा, आवाम का फायदा होगा, तो शायद फिर सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, मुनीब साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं, मुसव्वदे वाला मामला और इजलास बुलाने वाला मामला? अभी कुछ भी हो सकता है। जितनी हमारी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मेंबर्स हैं, पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, उनसे जब हमने सवाल और जवाब किया तो वो उन्होंने कहा कि हम जो है गवर्नमेंट को सरप्राइज करेंगे। और मैंने पूछा कि क्या सरप्राइज करेंगे आप, तो उनके पास काफी ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो मूव कर सकते हैं इन द नेशनल असेंबली, और उस टाइम तक इससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मजीद अपने आप को जो है फिक्स करने के लिए नेशनल अपने मेंबर्स को। और अभी देखना यही होगा कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, पिछले एक प्रोग्राम में मैंने इसको जो है वो ज़ेरे बहस रखा, लेकिन इसमें पूछना ये चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन में, या फिर गैर जानिबदार नजर आएंगे? मेरे ख्याल से गैर जानिबदार नजर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, वो एक बहुत तेज इंसान है, बड़े एक जो है एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन कैसे जीतना है और पॉलिटिक्स कैसे करनी है। तो वो यहाँ पे एक बैलेंस्ड जो है स्टांस रखेंगे। वो बिल्कुल पीटीआई के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स हैं और वो इमोशनल सपोर्टर्स हैं, और वो अपनी जमात का पॉलिटिक्स और अपनी जो आगे जनरेशन है उसकी पॉलिटिक्स बचाने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आपको भी आवाम की हमायत जो है वो हासिल हो। तो वो एक बड़ा बैलेंस सा स्टांस रखेंगे यहाँ पे, वो बिल्कुल वन साइडेड होके ये नहीं खेलेंगे। और अभी सरप्राइजेस मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कुछ सरप्राइजेस आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी गवर्नमेंट के लिए, और उनको एक टफ टाइम आई सी कि उनको शायद एक टफ टाइम का जो है सामना करना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मुनीब हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रजा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है, जो मुल्क की सियासत की सूरत हाल है, जिसमें इजलास तलब कर लिया गया है। मुसव्वदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शामिल करने का कहा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये कहा गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसका कहा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी तस्दीक की कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी साथ लेकर चला जाए। और दूसरा, इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बात, पिछले प्रोग्राम में भी ज़ेरे बहस आई ये बात, और इसमें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हुए दिखाई दें, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आजकल जो है वो खुशगवार माहौल चल रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। आने वाले दिनों में ये चीजें क्लियर होंगी।
और अवाम जो है उनके लिए क्या मफादात हैं इन तमाम तर मामलों में, ये भी अवाम फैसला करेंगे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।